नमस्कार, अनिल शारदा नाम है मेरा और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। किसानों का आंदोलन आज 42 दिनों का हो गया है। दिल्ली के गाजीपुर टिकरी सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 42 दिनों से जारी है। किसानों के अनुसार इन कानूनों की वजह से उनकी खेती पर कॉरपोरेट कंपनियों का कब्जा बढ़ जाएगा, हो जाएगा। सरकार के साथ 8 बैठकों के बाद भी किसान अब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। पिछले वर्ष सितंबर में भारत की संसद ने कृषि संबंधी 3 विधेयकों को पारित किया। इन विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी भी दे दी, जिसके बाद ये तीनों कानून मुख्य धारा में आ गए। इन कानूनों के प्रावधानों के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को आशंका है कि इन सुधारों के बहाने सरकार एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की सरकारी खरीद और वर्तमान मंडी व्यवस्था से पल्ला झाड़कर कृषि बाजार का निजीकरण करना चाहती है। ये किसानों का अपना मत है और किसान जिसको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन 3 कानूनों से कृषि उपज की बिक्री हेतु एक नई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार होगी, जो वर्तमान मंडी व एमएसपी व्यवस्था के साथ साथ चलेगी, यानी कि समकालीन चलती रहेगी। ये सरकार का दावा है। इससे फसलों के भंडारण, निर्यात आदि क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा और साथ ही किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। सरकार के अनुसार इन कानूनों के जरिए एपीएमसी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडियों के साथ साथ निजी कंपनियों को भी किसानों के साथ अनुबंधीय खेती, खदानों की खरीद और भंडार के अलावा बिक्री करने का अधिकार मिलेगा। ये सरकार कह रही है अपने ये कानूनों के जो बिल हैं इसको लेकर के। विरोध करने वाले किसानों को इस बात की आशंका है कि सरकार किसानों से गेहूं, धान जैसी फसलों की खरीद को कम करते हुए बंद कर सकती है और उन्हें पूरी तरह से बाजार के भरोसे रहना होगा। अब देखिए, किसानों को इस बात की आशंका भी है कि इससे निजी कंपनियों को फायदा होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी। निजी कंपनियों के आने से सरकार अनाज की खरीद कम कर सकती है या बंद कर सकती है। किसानों को सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य का है, यानी कि एमएसपी का है। अब हालांकि तीनों नए कानूनों में एपीएमसी मंडियों के बंद करने या एमएसपी सिस्टम को खत्म करने की बात शामिल नहीं है। सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी है, लेकिन उसका असर इतना व्यापक हो सकता है कि मंडियों को तबाह कर सकता है। इस बात को भी मानना पड़ेगा और इसी का डर, इसी का अंदाजा लगाकर किसान डरा हुआ है। पंजाब के किसानों ने इन कानूनों के विरोध में जून-जुलाई से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हरियाणा के किसान विरोध प्रदर्शन में सितंबर में जाके शामिल हुए, यानी कि बीते सितंबर में साथ मिला। पंजाब और हरियाणा में यह विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। ऐसे में विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान पिछले 26 नवंबर से दिल्ली की सीमा तक पहुंच गए थे और दिल्ली के बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद पंजाब और हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों के किसान भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने धीरे धीरे शुरू हो गए और ये कारवां बढ़ता गया। आज लाखों की भीड़ वहां पे है। संसद द्वारा लाए गए वो 3 कृषि कानून क्या है, एक बार दोबारा नजर डाल लेते हैं। पहला ये था कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020। दूसरा कृषक यानी कि सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार करने वाला एक कानून आया। फिर तीसरा बिल क्या है, तो तीसरा है आवश्यक वस्तु में कानून जो होता है उसमें संशोधन करने के लिए। अब केंद्र सरकार का इन बिलों को लेकर के मत क्या है, इसे भी आप दोबारा से समझ लीजिए। पहले कानून में किसानों को अधिसूचित मंडियों के अलावा भी अपनी उपज को कहीं और भी बेच सकते हैं, ऐसा प्रावधान कहा जा रहा है सरकार की ओर से। सरकार का दावा है कि इससे किसान मंडियों में होने वाले शोषण से बचेंगे। किसान की फसल के ज्यादातर खरीदार होंगे और किसानों को फसलों की अच्छी कीमत मिलेगी। ये पहले जो कानून है उसके बारे में। दूसरा कानून क्या कहता है, अनुबंध कृषि से संबंधित है। तो जो किसान को अपनी फसल तय मानकों और कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा देता है। अब किसान थोक विक्रेताओं और प्राइवेट कंपनियों से सीधे अनुबंध करके अनाज का उत्पादन कर सकता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप का हो गया। इसमें फसल की कीमत पर बात तय करके अनुबंध किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस प्रावधान से किसानों को पूरा मुनाफा होगा, बिचौलियों को कोई हिस्सा नहीं देना होगा, यह सरकार का कहना है। लेकिन बिचौलिए तो वैसे भी खड़े ही हैं, तो उस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। अब आते हैं तीसरे कानून पे, तो ये है आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन से संबंधित, जिससे अनाज,
तेल, तिलहन, दलहन, आलू और प्याज सहित सभी कृषि खाद्य पदार्थ अब नियंत्रण से मुक्त होंगे। इन वस्तुओं पर कुछ विशेष परिस्थितियों के अलावा स्टॉक की सीमा भी अब नहीं मिलेगी। नए कानूनों की मदद से सरकार ने इस आवश्यक वस्तुओं को सूची से हटा दिया है। बताइए, सरकार का कहना है कि इससे इन उत्पादों के भंडारण पर कोई रोक नहीं होगी, इससे निजी निवेश आएगा और कीमतें स्थिर होंगी। अब आ जाते हैं फाइनलाइजेशन पे। किसान 26 नवंबर से दिल्ली की सीमा पर जमे हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने तब इन किसानों को बैरिकेड और वाटर कैनन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़कर न जाने कितने तरीकों के हथकंडे अपनाए ताकि इनको रोका जा सके, लेकिन असफल रहे और किसानों ने यही अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो व्यापक हो चुका है आज के डेट में 42 दिन पूरे होने के बाद। फिर विभिन्न राज्यों के विभिन्न किसान संगठनों ने इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया और अपने अपने राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा इस दिन पूरे देश में भारत बंद का आयोजन किया गया था। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और देश के दूसरे हिस्सों के करीब 40 किसान संगठन इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आने वाले 7 तारीख को भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों वाला भी एक आंदोलन होने वाला है। हजारों किसान टेंटों, ट्रैक्टरों और ट्रकों में बैठकर, सड़कों पर बैठकर 24 घंटे प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों को स्थानीय लोगों का आज समर्थन भी प्राप्त हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इससे प्रॉब्लम होनी है। किसानों का दावा है कि वे 6 महीने की तैयारी के साथ प्रदर्शन में पहुंचे हैं। किसान संगठनों ने इस दौरान भारत बंद का भी ऐलान किया था। भारत बंद का असर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और कर्नाटक में भी देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा जो व्यापक पैमाना इसका देखने को मिला वो पंजाब और हरियाणा में था, क्योंकि यहां पे भारत बंद का असर सबसे ज्यादा था। इस विरोध प्रदर्शन को देश के 2 दर्जन राजनीतिक दलों का समर्थन भी हासिल हुआ था। किसान आंदोलन को भी देश के विपक्षी दलों का समर्थन मिला है। आंदोलन को बढ़ता देख केंद्र सरकार ने संज्ञान तो लिया, लेकिन जो तरीका अपनाया वो मोल भाव करने का रहा। अभी तक सरकार और किसान संगठनों के बीच 7 बार बातचीत हो चुकी है, परंतु कुछ हल नहीं मिला है। 8वें दौर की बातचीत के लिए 8 तारीख का दिन मुकर्रर कर दिया गया है, जनवरी में। तीनों कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी की कानूनी गारंटी पर उस पर बात करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, लेकिन सरकार इससे अपना पल्ला झाड़ रही है। हाल ही में 4 जनवरी को भी 7वें दौर की वार्ता किसानों और सरकार के बीच हुई, परंतु कुछ हल नहीं निकला इसी बात पे। किसान संगठनों के अनुसार अब 8 जनवरी को होने वाली बातचीत इसी मुद्दे पर होगी और इस बार यह तय किया जाएगा कि हम किसी और मुद्दे पर बातचीत ना करें, सीधा कानूनों को रद्द करने की बात हो। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कितना संवेदनशील है और क्या वो कैंसिल करती है। अभी तक किसान आंदोलन में 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और इस बात पे आपको गौर फरमाने की जरूरत है कि ये 60 लोग किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं। फिर भी किसान बिना कृषि कानून वापस कराए पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार भी अपनी हट पर अड़ी हुई है कि वो कानून वापस नहीं लेगी। किसानों के अनुसार वे लोग सड़कों पर मर जाएंगे, लेकिन कानून वापस कराए बिना नहीं जाएंगे। किसानों का मानना है कि यह कानून उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर देगा और अगर किसान इस बात को सोच के आ चुके हैं तो आप उठाकर दिखाइए, ये भी वो दावा कर रहा है। इस बीच विभिन्न भाजपा और सरकार के मंत्रियों द्वारा कभी किसान आंदोलन को वामपंथियों द्वारा भड़काया हुआ बताया जा रहा है, तो कभी कृषि कोई मंत्री कह देता है कि खालिस्तानी है, तो कभी टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ा जाता है। अपने ही देश के लोगों और वो भी किसानों जो कि अन्नदाता हैं, उनके खिलाफ ऐसी फर्जी बयानबाजी सुनने को मिलती रही और इसका मुख्य कारण देश की मुख्य धारा की मीडिया रही, जिसने बढ़ चढ़कर सरकार को खुश करने के लिए और सरकार के प्रति अपना वफादारी साबित करने के लिए जितना हो सका उतना लांछन किसानों और उनके आंदोलन पर लगाया। अब नौबत यह आ गई है कि किसानों को साबित करना पड़ेगा कि वे किसान हैं या आतंकवादी, लेकिन उन्हें यह तय करने के लिए इन मीडिया संस्थानों से सबसे पहले लड़ना पड़ेगा। किसानों ने भी मीडिया को आईना दिखाने के लिए अपना ही अखबार लॉन्च कर लिया। अब यूट्यूब चैनल, फेसबुक वगैरह तमाम चीज़ें लॉन्च हो चुकी हैं। किसान सिर्फ अपने लिए ही नहीं लड़ रहे हैं, वे लड़ रहे हैं ताकि कॉरपोरेट और सियासत की संगठित लूट पर नियंत्रण रहे, ताकि महंगाई आसमान ना छुए, ताकि कालाबाजारी वैध ना हो सके, ताकि देश के किसान कर्ज से दबकर जान ना दें, ताकि किसानों की रोजी रोटी ना छीने, ताकि जनता की मेहनत पर उसका भी हक हो, ताकि देश का संसाधन सिर्फ 2 लोगों का खजाना ना भरे। किसान सिर्फ अपने लिए नहीं, वे हमारे लिए भी लड़ रहे हैं।
लेकिन इस देश की सत्ता कॉरपोरेट के इशारे पर उन्हें तोड़ना चाहती है और इस देश का मीडिया उन्हें बदनाम करना चाहता है। किसान समाज का प्राथमिक उत्पादक है, इस बात को सरकार शायद भूल चुकी है। केंद्र की भाजपा सरकार किसानों को तो दूर अपने घटक दलों को भी इस कानून के फायदे गिनाने में बताने में असफल रही है। 2 घटक दल अभी तक कृषि कानूनों को लेकर ही एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा। अब देखना यह है कि सरकार अपने नागरिकों के सामने झुकती है या अपना हट पाल कर अपने बच्चे होने का सबूत देती है और किसानों को यूं ही बॉर्डर पर इस कड़कती ठंड में मरने के लिए छोड़ देती है। देखना होगा 8 तारीख को क्या होता है। 7 तारीख को ट्रैक्टर ट्रॉली की रैलियां भी है। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।